नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज़ेबलॉन्स की डायग्राम। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर ज़ेबलॉन्स की डायग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने फोटोकेमिस्ट्री के बारे में देखा था। फोटोकेमिकल जो लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री देखे थे, उसके अंतर्गत हमने देखा था ग्रोथर्स-ड्रेफर्स लॉ एंड लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसको स्टार-आइंस्टीन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं ज़ेबलॉन्स की डायग्राम। हमने ग्रोथर्स-ड्रेफर्स लॉ में देखा था कि जो लाइट या फोटोन गिरते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उनके द्वारा मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। इसमें भी हमने देखा था जो लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शंस में काम में आती है, वो 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स के बीच की होती है, यानी यूवी और विजिबल लाइट। ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर काम में आती है। तो ज़ेबलॉन्स की डायग्राम के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ है वो किस किस तरह से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, मतलब उसकी एनर्जी क्या काम में आ सकती है। वो फोटोकेमिकल चेंज के अलावा और भी घटनाएं हो सकती है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिएक्ट ही करेगा और प्रोडक्ट ही बनाएगा। इसके अलावा और भी उसमें घटनाएं हो सकती है, वो ज़ेबलॉन्स की डायग्राम के द्वारा दर्शाई जाती है। Grothus-Draper's law states that light which is absorbed by a system can bring about a photochemical change. However, it is not essential that the light which is absorbed must bring about a photochemical change. The absorption of light may result in number of phenomena. For example, the light absorbed may cause only a decrease in the intensity of the incident radiation. ये लैम्बर्ट बियर्स लॉ के अंतर्गत ऐसा होता है, जिसके अंदर इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है लाइट की। The light absorbed may imitate fluorescence and phosphorescence। फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस के अंदर हम देखेंगे कि जो लाइट और जो फोटॉन्स जैसे लेके एक्टिवेट हुआ है मॉलिक्यूल, वैसे ही वो फोटॉन्स इमिट करता है और ये रेडिएशन बाहर निकलती है। ये जो इस तरह की घटनाएं हैं वो फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस के अंतर्गत हम देखेंगे। A ज़ेबलॉन्स diagram illustrates the electronic states of a molecule and transition between them. Most of the molecules have an even number of electrons, and thus in the ground state all the electrons are spin paired. The quantity 2s plus 1 represents the spin multiplicity of the state, where s is total electron spin. तो ये जो क्वांटिटी है 2s plus 1, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। अब देखिए, जैसे ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है जिसके अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और ये ऑपोजिट स्पिन के अंतर्गत है। एक की प्लस हाफ से दिखाएं तो दूसरे की माइनस हाफ से स्पिन को प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे इनके ऊपर लाइट डाली जाती है या फोटोन डाला जाता है तो ये एक्साइट स्टेट के अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ से फोटोन इसके ऊपर गिरा और ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल के अंदर चला गया, यानी ये एक्साइटेड स्टेट है। और इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसका जो स्पिन है वो वही है जो यहाँ ग्राउंड स्टेट में था, मतलब स्पिन के अंदर चेंज नहीं हुआ है। यहाँ
और ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन वैसे की वैसे ही है। इसको बोलते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और एस से प्रदर्शित करते हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब हम देखते हैं इस स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है इसके अंदर देखिए टोटल स्पिन कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं वो कितनी होगी टोटल, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैसे की वैसे ही है, उनका स्पिन वैसा ही है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसलिए टोटल स्पिन जो है वो इतना योग होगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ का वो 0 के बराबर होगा। यानी एस की वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 2s+1, उसके अंदर अगर हम s की वैल्यू रखते हैं, s की वैल्यू हमने अभी 0 निकाली है, तो 0 रखने पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। ऐसे ही हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट देखिए क्या है, जब जैसे इसके ऊपर फोटोन गिरा, इसने प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया और जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है उसका स्पिन चेंज हो जाए, स्पिन इन्वर्जन हो गया, मतलब ये जो स्पिन था अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर उलट गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन देखिए कितना होगा, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, मतलब दोनों का प्लस हाफ जुड़ जाएगा और टोटल स्पिन हो जाएगा 1। तो इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 2s+1, s की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 2s+1 यानी 2+1 यानी 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस स्टेट की होगी 3। तो इस तरह से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है। Since the electron jump to any of the higher electronic states depending upon the energy of the photon absorbed, we get a series of singlet excited states S1, S2, S3, S4, etc. Similarly, triplet excited states T1, T2, T3, T4, etc. तो जब मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो उस फोटोन की एनर्जी के अनुसार वो ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में जा सकता है। अगर उसने कम एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब किया है तो हो सकता है वो S1 में जाए सिंगलेट स्टेट में, अगर ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब किया है तो S2, S3, S4, इस तरह से डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो उसने एब्जॉर्ब किया है उस फोटोन की एनर्जी के अनुसार वो एक्साइटेड स्टेट्स में चला जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है वो ट्रिपलेट के अंदर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा चेंज होती है। तो ये इसी तरह से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा सकता है। तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों ही एक्साइटेड स्टेट्स हैं। A singlet excited state has higher energy than the corresponding triplet excited state. एनर्जी ऑफ, जैसे देखिए आप सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है S1, उसकी एनर्जी T1 से ज्यादा होती है। S2 सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, उसकी एनर्जी सेकंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा होती है। इसी तरह से S3 की एनर्जी T3 से ज्यादा होती है। इस तरह से ये एनर्जी का क्रम है। अब हम देखते हैं जेवलॉन्स की डायग्राम। देखिए जेवलॉन्स की डायग्राम इस तरह से है।
ये ग्राउंड स्टेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ये है पेयर्ड स्थिति के अंदर है। इनके इसमें जैसे फोटोन एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, तो ये एक्साइटेड स्टेट है, S1 S2 S3 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को स्पिन के अंदर परिवर्तन नहीं होता। जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन थी वही सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर भी होती है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट है, सिंगलेट फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है ये सेकंड S2, इसके अंदर भी देखिए इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन विपरीत है। थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज। इस तरह से और भी एक्साइटेड स्टेट्स इसमें से हो सकती हैं। तो जब मॉलिक्यूल के ऊपर फोटोन गिरता है तो उस फोटोन की एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब किया है मॉलिक्यूल ने, उसकी एनर्जी कितनी है उसके आधार पे वो मॉलिक्यूल S1 S2 S3 इस तरह से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर जा सकता है। ये इस तरह से ये ट्रांजिशंस दिखाए गए हैं, S0 से S1 में, S0 से S2 में, S0 से S3 में, इस तरह से ये ट्रांजिशंस दिखाए गए हैं। ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स हैं S1 S2 S3। अब देखिए इसमें ये जो दिखाया हुआ है IC का मतलब है इंटरनल कन्वर्जन। ये S3 ये मॉलिक्यूल है, S3 से S2 के अंदर आ सकता है। ये रेडिएशन लेस प्रोसेस होता है। इसी तरह से S2 से S1 के अंदर आ सकता है, इनको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। S1 से S0 यानी ग्राउंड स्टेट में रेडिएशन इमिट करके यानी फोटोन इमिट करके आने की प्रक्रिया के अंदर उसमें लाइट दिखती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस बोला जाता है जब वो S1 से S0 के अंदर लाइट यानी फोटोन को इमिट करके आई, उसको बोलते हैं फ्लोरिसेंस। और क्या हो सकता है, देखिए ये IS से लिखा हुआ है, ISC ये है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, कोई रेडिएशन इसमें बाहर नहीं करती। तो इसमें ये S1 से, जैसे S1 क्या है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, इससे फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, S2 से T2 में जा सकता है, S3 से T3 में जा सकता है। हमने अभी देखा था कि S1 की एनर्जी T1 से ज्यादा होती है, S2 की T2 से ज्यादा होती है, S3 की T3 से ज्यादा होती है, इस तरह से। तो ये के अंदर इस वाली S1 से T1 में जाना है, S2 से T2 में जाना है, S3 से T3 में जाना, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग आ जाता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन प्रोसेस है, धीमी गति से होते हैं ये, इसकी रेट कम होती है। अब जैसे ये S1 से T1 में जाता है या S2 से T2 में जाता है या S3 से T3 में जाता है, तो इनकी जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो देखिए दोनों की एक जैसी रहती है। जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन चेंज हो जाती है, स्पिन में चेंज हो गया, इस तरह से हम दर्शाएंगे। दोनों की स्पिन एक जैसी है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर। तो ये जो मॉलिक्यूल अब जैसे T1 में है तो वापस ये ग्राउंड स्टेट में फोटोन को इमिट करके आ सकता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फास्फोरेसेंस। ये जो प्रक्रिया है ये जिसके अंदर T1 से S0 के अंदर आता है, इसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। ये प्रक्रिया इसके अंदर भी जो है पदार्थ के अंदर भी लाइट निकलती है, इसलिए इसमें चमक दिखाई देती है। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर इंटरनल कन्वर्जन और IS इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, ये दोनों प्रोसेस वो नॉन रेडिएटिव हैं।
मतलब कि इनके अंदर रेडिएशन बाहर नहीं निकलती। No emission of any radiation. The energy of the activated molecule is dissipated in the form of heat through molecular collision. मतलब इसमें हीट बाहर निकलती है, न कि रेडिएशन बाहर निकलती है। तो इस तरीके से हम ये जैवलॉन्स्की डायग्राम को दर्शा सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसेस हुए एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, जिसके अंदर हमने देखा IC इंटरनल कन्वर्जन और ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। रेडिएटिव ट्रांजिशंस में फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। जैसे अभी हमने देखा कि जब मॉलिक्यूल S1 से S0 में जाता है, S1 मतलब फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से S0 ग्राउंड स्टेट के अंदर जाता है और रेडिएशन इमिट करता है, फोटोन इमिट करता है, तो ये कहलाता है फ्लोरेसेंस। और ये जो प्रक्रिया फ्लोरेसेंस की ये बहुत थोड़े समय के लिए होती है। ये लगभग 10 की पावर -8 सेकंड के लिए ये होती है, और जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट हटा दिया जाता है ये तुरंत बंद भी हो जाती है। दूसरी प्रक्रिया इसी तरह की जो है वो फास्फोरेसेंस कहलाती है, जिसके अंदर रेडिएशन बाहर निकलते हैं। ये रेडिएटिव कंडीशन हम देख रहे हैं, ये दोनों फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। इसके अंदर फास्फोरेसेंस में देखिए ये फर्क होता है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है T1 से S0 में जाता है, ग्राउंड स्टेट में जाता है। फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर जाता है, रेडिएशन को इमिट करता हुआ। तो ये जो इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज होती है और ये फॉरवर्डन प्रोसेस है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो फास्फोरेसेंस की प्रक्रिया है ये थोड़ी लंबी होती है। ये इसका जो टाइम है वो 10⁻³ सेकेंड है, यानी हम सोर्स भी हटा लेंगे इसके थोड़ी देर तक ये घटना दिखाई देगी। तो ये फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस ये दोनों ही रेडिएटिव ट्रांजिशंस के अंतर्गत आएंगे। तो हमने देखा कि ये जो डायग्राम है जैवलॉन्स्की डायग्राम, इसके अंदर एक तो जो मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड हुआ है वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस हो सकते हैं, इंटरनल कन्वर्जन एंड इंटर सिस्टम क्लोजिंग। इसके अलावा इसके अंदर रेडिएटिव ट्रांजिशंस हो सकते हैं, फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस, या फिर ये तीसरा है वो केमिकल रिएक्शन। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मे अंडरगो केमिकल रिएक्शन। तो आज हमने ये देखा जैवलॉन्स्की डायग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।